ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा आज के दौर में कि जोड़ों के दर्द से 40 प्लस 50 प्लस ओल्ड एज के लोग जूझ रहे हैं। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के आते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। डिसबायोसिस बहुत ही कॉमन रीज़न है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का। अनआइडेंटिफाइड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ब्लड स्ट्रीम में पास हो रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम टेक्स इट एज अ थ्रेट और वहाँ पे वो अटैक स्टार्ट कर, मुट्ठी बंद करने में दिक्कत हो रही है या अकड़न हो रही है, या गठिया के पेशेंट्स को सुबह उठ के आधा घंटा तो नॉर्मल चलने में ही लग जाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चीनी से बिल्कुल दूर रहें, रिफाइंड शुगर बिल्कुल नहीं लें, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं लें और बेकरी और डेयरी बंद करें। फ्रूट सब खा सकते हैं सीजनल वाले, ये नहीं कि आप मार्च के महीने में मैंगो खाना शुरू कर दें। आपको देखना पड़ता है कार्बाइड वाला फ्रूट बिल्कुल नहीं खाएं, जहर है आपके लिए। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सेहतनामा को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे वीडियोस पसंद आ जाते हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज एक बार फिर फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन सारिका शर्मा हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे जोड़ों के दर्द पर, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और बहुत लोगों को हो रहा है। वेलकम सारिका। सो जोड़ों में दर्द से आई गेस 40 के बाद 50 के बाद सभी जूझ रहे हैं, बट जोड़ों में दर्द क्या सिर्फ चोट की वजह से होता है, या कुछ चोट की वजह से तो कई बार होता है, लेकिन और क्या वजह होती है? राजेंद्र, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा आज के दौर में कि जोड़ों के दर्द से 40 प्लस 50 प्लस ओल्ड एज के लोग जूझ रहे हैं। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो जोड़ों के दर्द के कई रीजंस होते हैं। बहुत सारे रीजंस में जो दो बहुत ही कॉमन रीजंस हैं, एक तो डीजनरेशन है, जो कि आपके कार्टिलेज का घिस जाना, जो कि उम्र के साथ होता है। और कई पेशेंट्स में तो ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ही यंग एज में भी कार्टिलेज कई बार घिस जाता है, या फिर वो गलत तरीके से रनिंग हो रहा है, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा स्ट्रेस दिया जा रहा है कुछ जॉइंट्स के ऊपर, ओवरवेट है, इस वजह से जॉइंट्स में पेन हो जाता है। तो एक तो ओवरवेट का रीज़न हो गया, एक गलत तरीके से एक्सरसाइज एक रीज़न हो गया, या फिर चोट का लग जाना। लेकिन जो दूसरा रीज़न होता है उसमें एज इज़ नॉट अ फैक्टर। किसी भी एज में एक छोटे से बच्चे को भी जोड़ों का दर्द हो सकता और है। जोड़ों के दर्द के मायने क्या है? एक तो हो घुटने में जो जोड़ होते हैं उनमें दर्द, एक ये भी, जी, इनको भी हम जोड़ बोलते हैं। बिल्कुल, नकल्स, यस, नकल्स। यस। और कौन सी जोड़ जहाँ पे मैक्सिमम आपको लगता है कि शिकायत हो रही है, पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? जी, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के आते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब गठिया रूमेटॉइड जिसे गठिया, बोलते हैं। बिल्कुल आम भाषा में गठिया बोलेंगे। अब जैसे कि गठिया नाम से पता लग रहा है, इसमें क्या होता है कि जोड़ों में कई बार गांठें बन जाती हैं और भयंकर दर्द होता है, और इतना ज़्यादा पेन होता है कि पेशेंट को आगे जाकर, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो आगे जाके उनको डीफॉर्मिटी भी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स तो व्हील चेयर पर भी आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट को माइल्ड सिम्टम स्टार्ट होते हैं, तो पेशेंट को लगता है कि कुछ दर्द हो गया है जोड़ में, कभी कंधा दुख रहा है, कभी फिंगर के नकल्स पेन हो रहे हैं, कभी रिस्ट में पेन हो रहा है, कभी घुटनों में, तो वो क्या करते हैं, पेन किलर खा लेते हैं और 2-3 दिन के लिए उनको आराम आता है और उनको लगता है कि वैसे ही कुछ हो गया होगा, और कई साल तो अनडायग्नोज्ड ही ये बीमारी निकल जाती है और बढ़ती रहती है। अब कई पेशेंट्स क्या करते हैं, अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स पहचान जाते हैं कि ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो वो क्या करते हैं, अब आपकी इम्यूनिटी ही अगर अटैक कर रही है आपके हर जॉइंट पे, चाहे वो छोटा जॉइंट है चाहे वो बड़ा जॉइंट है, तो वो क्या करते हैं, आपको इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे डाल देते हैं। अब इम्यूनो सप्रेसेंट्स, जैसे कि नेम इटसेल्फ टेल्स यू कि आपकी इम्यूनिटी को दबा दिया गया है। अब इम्यूनिटी को जहाँ दबा दिया, वहाँ पर अब आपका इम्यून सिस्टम आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन से भी नहीं बचाएगा। मान लीजिए एक ऐसा पेशेंट जो और इम्यूनो सप्रेसेंट्स पर है, अगर वो किसी कॉफ एंड कोल्ड वाले मरीज के साथ भी बैठ जाएगा,
तो उसको वो इन्फेक्शन फटाफट से पकड़ लेगा। तो इसीलिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स या पेन किलर्स इसका इलाज नहीं है। आपको पेशेंट की पूरी हिस्ट्री देखनी होती है। ज़्यादातर पेशेंट्स में थायराइड भी देखा जाता है कि ये बीमारी कई बार थायराइड से स्टार्ट हो जाती है। मैं यही समझने चाह रही हूँ कि जोड़ों में दर्द के मतलब अलग-अलग कारण होते हैं। बिल्कुल। कई बार ऑटो इम्यून जिसकी जो इसे आप गठिया कहते हैं, एक वो होता है, उसके अलावा भी जोड़ों में दर्द का कोई और कारण भी हो सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली इस चीज़ को आप समझिए, अगर आपके शरीर में आपके इम्यून सिस्टम को एक झटका लगा, एक शॉक लगा, तो वो आपके ही टिश्यूज़ को अटैक कर सकता है। अब वो झटके लगने के कई कारण होते हैं। कई बार लॉस ऑफ अ लव्ड वन, डिलीवरी होके हटी है, यानी कि बॉडी के पास एक फीटस था जिसको वो संभाल रहा था, फीड कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, अचानक से डिलीवरी हुई और बड़े स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ज़्यादातर हुई, तो उस टाइम पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने का खतरा होता है। इम्यून सिस्टम पूरा चेंज होता है। बहुत कॉमन रीज़न हमने एक और देखा है, हमारी पूरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने देखा है, हिस्टेरेक्टमी एक बहुत बड़ा कारण है। बच्चेदानी का ऑपरेशन जी, जो जहाँ महिलाएं जिनका यूट्रस को होता है। रिमूव कर दिया जाता है। तो यूट्रस को रिमूव करते भी हमने देखा है कि विद इन फ्यू वीक्स पेशेंट को बहुत सारे जॉइंट सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, ओके। तो ये भी कारण होता है। तो बहुत सारे कारण हैं, थायराइड भी हो सकता है। हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि जब जोड़ों में दर्द होता है उसके पीछे बैकग्राउंड में जाके देखना बहुत ज़रूरी है कि कारण क्या है, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ फिजियोलॉजिकल नहीं है, ये दिमाग से भी है। तो पता कैसे चलता है कि जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो इसकी वजह ऑटो इम्यून जी, ये बहुत डिसऑर्डर्स है? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स का जैसे डेटा अगर हम लेते हैं ना, अगर 100 में से मैं अगर टेस्ट कराती हूँ कुछ पेशेंट्स के, क्लिनिकली उनके सिम्पटम्स गठिया यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होते हैं, लेकिन जब हम उनके एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, आरए फैक्टर टेस्ट कराते हैं, एंटी सीसीपी, एएनए प्रोफाइल या कुछ और एंटीबॉडी टेस्ट, तो आप मानेंगी नहीं, कई बार एंटीबॉडीज टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव आता है पर उनको भी गठिया होता है। तो यू डोंट हैव टू गो बाय दीज टेस्ट। कई बार आपको पैथोलॉजिकली नहीं पता लगता, इस चीज़ का पता ज़्यादातर आपको क्लिनिकली लगता है पेशेंट के सिम्टम्स देख के। अब कई पेशेंट्स की जिनकी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं, अगर हम उनको पेन फ्री कर देते हैं, कुछ टाइम हो हमारा प्लान फॉलो करते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 1 में हम लोग पूरा डिटॉक्स करते हैं, फेज़ 2 में हम लोग पूरा रिपेयर करते हैं, देन वी रेजुविनेट। तो होता क्या है कि पेशेंट कई बार हमसे पूछते हैं कि हमारी एंटीबॉडी नेगेटिव हो जाएगी? अब मैं उनसे ये कहती हूँ कि डोंट गो बाय दिस। होता क्या है कि जब बीमारी ठीक होने लगती है तो आपकी एंटीबॉडी कई बार पहले बढ़ेगी, कम होने से पहले और नेगेटिव होने से पहले। जैसे उसको हम हीलिंग क्राइसिस कहते हैं कि जब भी पेशेंट जो है वो डाइट थेरेपी पे आता है तो उसके सिम्टम कम होंगे पर एंटीबॉडी के जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, पॉजिटिव साइन है कि बीमारी अब एक्सप्रेस हो रही है। ओके। इट्स नॉट बीइंग सप्रेस्ड, इट्स गेटिंग एक्सप्रेस्ड। अच्छा, जोड़ों में दर्द की वजह गठिया है या जोड़ों में दर्द किसी और वजह से भी क्या हो सकता है? तो बिल्कुल। पता कैसे चलता है कि ये गठिया का दर्द है और ये किसी और वजह से? जी, गठिया का जो दर्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिवियर होता है, इतना सिवियर कि इनटॉलरेबल होता है, पेशेंट से सहन ही नहीं होता। वहाँ पे थोड़ा इट्स वार्म टू टच, छूने में थोड़ा वार्मथ लगता है, गरम लगता है। गरम गरम, और साथ में थोड़ा लाल हो जाता है और सूज जाता है। और वहाँ ज़्यादातर एक सिमिट्री देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए एक रिस्ट में पेन हो रहा है तो क्या होगा कि वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, और कई बार पैरेलली भी दोनों जोड़ों में सिमिट्री जॉइंट्स में पेन होगा, कई बार एक में होगा और एक में इस तरह से ठीक होगा कि आपको कभी लगेगा भी नहीं कि वहाँ कभी पेन हुआ था, और फिर दूसरे में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ गांठें भी कई बार बनती हैं और आपको एक डीफॉर्मिटी भी दिख सकती है, लेकिन डिफॉर्मिटी मतलब? डिफॉर्मिटी मीन्स टेढ़े मेढ़े हो जाने अंग, जैसे उंगलियों का टेढ़ा हो ओके। जाना, वो तब होता है बिकॉज जहाँ पे आपका फ्लूइड, जो आपका सिनोवियल फ्लूइड होता है जिसको घुटनों की या जॉइंट्स की ग्रीस कहते हैं ना, जब वो खत्म हो जाती है तो जब आपस में घिसता है ना कार्टिलेज, तो वहाँ पर फिर वो
फ्यूज हो जाती हैं बोन्स। गठिया में बोन्स फ्यूज हो जाने की वजह से अब मूवमेंट नहीं रहती, लेकिन वहां फिर पेन भी खत्म हो जाता है और मूवमेंट भी खत्म हो और ये जाता है। दर्द कहीं भी हो सकता है, दर्द किसी भी कहीं, जॉइंट में? किसी भी जॉइंट में। कंधे में, जी आपकी कलाई जी में, जी, आपके यहाँ कहीं पे भी और हो सकता घुटनों है, में? बिल्कुल। और कुछ किसी खास तरह का दर्द उठता है कि पता लगता है ये गठिए का है? बिल्कुल, बहुत सीवियर पेन होता है। अच्छा, इसको तेज दर्द। आयुर्वेद में तो बोला गया है बिच्छू के काटने के जैसा दर्द होता है, और आयुर्वेद में इसको आम वात बोला जाता है। हम्म। आम वात को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो मैं आपको थोड़ा सा ये आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से भी समझाती हूँ। आम वात, आम मीन्स टॉक्सिन, वात मीन्स वायु का रोग। अब इसमें क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कैसे आयुर्वेदा समझाता है कि मान लीजिए कि पेशेंट का अग्नि, जैसे जठर अग्नि जिसको कहते हैं, यानी डाइजेस्टिव फायर, मेडिकली मैं बोलूँगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत वीक है। मान लीजिए आपका डाइजेस्टिव फायर बहुत वीक है, वहाँ एसिड नहीं बन रहा है। अब पेशेंट जो भी खाएगा वो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो सड़ेगा। अब सड़ेगा तो अनडाइजेस्टेड उसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उस वो टॉक्सिन का रूप ले लेते हैं। टॉक्सिन यानी आमा। अब जब बॉडी में वायु का भी रोग है, वात है, तो अब क्या है, ये जो टॉक्सिन्स हैं ये वायु के वेग से जाके आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जहाँ पे भयंकर दर्द होता है। अब उन डिपॉजिट्स को वहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए जो हमारे प्लान्स होते हैं, वो पहला जो फेज़ होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पे पेशेंट का 5-6 किलो वज़न भी कम कराना पड़ता है हमको। ठीक है, वो क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का एक हिस्सा है कि जहाँ पर आपका टॉक्सिक ओवरलोड शेड हो रहा है। अब जहाँ जिन जॉइंट्स में वो आपका आमा जाके सेटल हुआ पड़ा है, उनको टॉपिकली कैसे निकालना है उसके मैं आपको 2 बहुत ही अच्छे तरीके बताती हूँ। जी। कि पेशेंट को जहाँ पे भयंकर दर्द हो रहा है ना जॉइंट्स में, तो वो क्या करे, एक बोल ले, कटोरा, उसमें गरम गरम पानी डाले और एलम यानी कि फिटकरी, थोड़ा फिटकरी का पीस या फिर पाउडर डाल दे, और साथ में सेंधा नमक। अब उसमें वो 15 मिनट्स तक अपना वो पेनफुल जॉइंट जो है वो भिगो के रखे। ठीक है, उसको भिगो के रखने के बाद वो क्या करे इमीडिएटली, कुछ ना हर्बल ऑयल्स आते हैं, जैसे कि एक पिडांतक तेल भी आता है, आई थिंक पतंजलि से भी मिलता है वो, तो वो वहाँ पे रब करके रख सकते हैं, या फिर एक कैस्टर ऑयल यानी इरंड का तेल, अरंडी का तेल। इरंडी का तेल जो कि हेक्सेन फ्री होना चाहिए, वो लगा के अच्छी तरह से वो रखे, चाहे पट्टी बांध ले। उससे क्या होगा कि जो टॉक्सिन आपका उसमें एक्यूमुलेटेड है ना, उसको मूव करने की एक जगह मिलेगी, वो लूजनड अप हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा और उस जॉइंट को छोड़ देगा। ठीक है, तो और ये कितनी बार करना है दिन में, ये और कितने आपको, दिन? जी आपको जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा पेन है तो आप दिन में 3 बार इसको करना शुरू कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। 7 दिन में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, 1 हफ्ते में। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं अपने टॉक्सिन्स को मूव करने के लिए, जैसे जौ होती है ना, बारले 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 के बीज आते हैं, उसको आपने अच्छी तरह से पहले धो लेना है। फिर एक मुट्ठी भर आपने पानी में भिगो के सारी रात रख देना है। उसके बाद सुबह उठकर आपने उसको वार्म करना है। आपने उसको उबालना नहीं है, काढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ उसको वार्म करना है। उसी वार्म पानी में उसी जिसमें पानी में, भिगोया है? बिल्कुल उसी पानी में इसको वार्म करके आप उसको फिर से ढक देंगे। ठीक है, अब इस पानी को 6 आवर्स के बाद, 6 घंटे के बाद आप स्ट्रेन करेंगे, छान लेंगे और चाय की तरह पिएंगे खाली पेट। ठीक है, फिर दोबारा गर्म करके? गरम आप हल्का सा कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये एक मेथड है, क्योंकि जो बारले है ना उसमें जौ। ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक तो पूरा इन्फ्लेमेशन उड़ा देगा, एक आपके टॉक्सिन्स को मूव करने में मदद करेगा और निकालेगा बॉडी से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है। ये बहुत हेल्पफुल हैं यस, आपके, अगर गठिया की वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और क्या वजह होती है जोड़ों में दर्द की? जोड़ों में वजह देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी भी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। अब थायराइड की प्रॉब्लम जब होती है तो उस टाइम तो कुछ नहीं, प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ चली जाती है, लेकिन ज़्यादातर कई बार डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्योंकि आपने सुना होगा
कि बच्चे को जन्म देना एक औरत का नया नया जन्म जन्म होता होता है। है, क्यों बिल्कुल। नया जन्म होता है? लिटरली ऐसा क्यों बोला जाता था? क्योंकि औरत का पूरा शरीर बदलता है, शरीर बदलता है यानी इम्यून सिस्टम शिफ्ट होता है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे अगर मैं छोटे लेवल के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात करूं तो कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं खाने में जो उनको कभी पसंद नहीं थी, या फिर जो पसंद था वो बुरा लगने लगता है, या फिर अचानक से सुबह उठ के छींके आना, इस तरह की एलर्जीज़, बहुत तरीके की एलर्जीज़ पकड़ लेती हैं। तो कई बार डिलीवरी एक औरत के लिए बहुत अच्छा एक इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है और कई बार वर्स हो जाता है। ओके, गट जी और भी बिल्कुल, कुछ गट वजह? हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि कोई इंसान, सबसे पहले ना ये महिलाओं में बहुत कॉमन है हुँ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके। कोई इंसान अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में रहा है, बहुत टाइम से उसको या तो क्रॉनिक स्ट्रेस चल रहा है हुँ, या अचानक से कोई बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा ज़िंदगी में, तो ये जो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है, ओवर थिंकिंग एंड एवरीथिंग, वो आपके गट में जाके पास होगी। अब गट लाइनिंग में क्या होता है? गट लाइनिंग में आपके ऐसे बैक्टीरियाज को बढ़ावा मिलता है जहाँ पर वो आपकी गट लाइनिंग को खा रहा है, ठीक है? डिसबायोसिस बहुत ही कॉमन रीज़न है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का। अब इसमें क्या है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो मैंने अनडाइजेस्टेड मेटाबोलाइट्स की बात की थी, तो वो या तो ब्लड स्ट्रीम में पास हो रहे हैं या अनआइडेंटिफाइड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ब्लड स्ट्रीम में पास हो रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम टेक्स इट एज अ थ्रेट और वहाँ पे वो अटैक स्टार्ट कर तो देता इस है, वजह से जोड़ों में दर्द दर्द शुरू हो शुरू हो जाता जाता है। है। ओके। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी ये ना सोचिए कि बहुत माइल्ड पेन हो रहा है। सुबह हुँ, उठ के कई कई बार क्या होता है, जैसे मुट्ठी बंद करने में दिक्कत हो रही है हाँ, या अकड़न हो रही है, या गठिया के पेशेंट्स को सुबह उठ के आधा घंटा तो नॉर्मल चलने में ही लग जाता है। बॉडी की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है हुँ, और इससे पहले सिम्टम बहुत ही सटल होते हैं, जैसे कि थकावट इतनी ज़्यादा होती है और इसमें एक कुछ स्पेक्ट्रम भी होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि मुंह बहुत सूखता है, आंखों में ग्रिटीनेस होती है, तो हमको ये स्पेक्ट्रम भी देखना होता है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है। राइट। अच्छा, अब जिनके जोड़ों में दर्द हैं, उनके लिए कुछ टिप्स बताइए, उनको उनकी रूटीन दिन भर में कैसी होनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो हमको मेन मकसद है इन्फ्लेमेशन को कम करना, कंट्रोल करना, ख़त्म करना, ठीक है? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो चीनी से बिल्कुल दूर रहें, रिफाइंड शुगर बिल्कुल नहीं लें, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं लें और बेकरी और डेयरी बंद करें, ठीक है? और कुछ ग्रेन्स भी उनके हम टेम्पररीली बंद करते हैं। शुरू में हम उनके ग्रेन्स बंद कर देते हैं और हम पूरा कोशिश करते हैं कि इनका इन्फ्लेमेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। एक बार जब हम इन्फ्लेमेशन ख़त्म कर देते हैं तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। मुझे ये बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे पास अगर 100% पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हुए हैं और आज वो भूल चुके हैं कि उनको कभी 20-20 साल से गठिया भी था, हुँ, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और आज वो सब कुछ खा पी भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो हर रोज़ ही जंक खाएंगे, लेकिन चीट मील करते हैं, वो पूरा लाइफ एंजॉय करते हुँ। हैं। और क्या, और क्योंकि बहुत सारे दर्शक शायद जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि हम अगर घर बैठे कुछ करना चाहें, क्योंकि कई नहीं पहुँच सकते आप तक, कइयों की समर्था नहीं है या साधन नहीं है, तो वो क्या करें? घर बैठे क्या करें, क्या ना करें? उनकी रूटीन कैसी होनी घर चाहिए? बैठे तो आप यही कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले 2 टिप्स 2 टिप्स बताए। बताएँ। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाएँ, जिसमें आपके ग्रीन्स आते हैं। हुँ, अब दूसरी चीज़ क्या होती है ना, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर 100 गठिया के पेशेंट हैं, हुँ, 100 के 100 की डाइट बिल्कुल डिफरेंट होगी। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे 10% पेशेंट नींबू टॉलरेट कर सकते हैं, तो हम उनको ज़रूर देते हैं और जो नहीं कर सकते उनको हम सब्स्टिट्यूट्स देते हैं।
कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का पूरा रेजिमेन चलता है, उसमें देखना पड़ता है कि पेशेंट को वात, पित्त, कफ क्या स्पेक्ट्रम बन रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पेशेंट को नहीं दे सकते, बिकॉज या तो उनको एसिडिटी स्टार्ट हो जाएगी अगर कुछ भी उनको बिना हिस्ट्री लिए दे देते हैं। ओके। फिर भी कुछ ऐसी चीजें जो उन्हें करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें यहाँ से शुरू करते हैं वो बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ना करें, जैसे डेयरी अभी बंद करें, चीनी बिल्कुल नहीं लें, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं लें, पैकेज्ड फूड्स बिल्कुल नहीं लें, गुस्सा नहीं करें, प्राणायाम करें, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें, माइंडफुल ईटिंग करें, चबा चबा के खाना खाएं, और हो सके तो थोड़े दिनों के लिए ग्लूटेन बिल्कुल छोड़ दें। चाहे जॉइंट्स में पेन है, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। मतलब ग्लूटेन यानी कि गेहूं का सेवन ना करें, गेहूं, रोटी सूजी, वगैरह जी नहीं। बिल्कुल। चावल खा सकते हैं फिर? तभी बेकरी मना करी। चावल का भी मैं आपको बता रही हूँ, हमारे आधे पेशेंट्स चावल हम अलाउ करते, आधों को नहीं करते। तो वैसे सब्स्टिट्यूट क्या देते हैं अगर गेहूं जिनका बंद करना है तो उसके अलावा? अच्छा, और आप ज्वार की रोटी, बाजरा, जी, वो भी डिपेंड, रागी? हाँ। देखिए, पेशेंट किस रीजन में रहता है, हाँ, पेशेंट का खुद का डिपेंड करता है। बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मैं किसी को बाजरा नहीं दे सकती रैंडमली, मैं किसी को ज्वार भी रैंडमली नहीं दे वो सकती, पर्सन टू पर्सन है। मैं किसी को गेहूं भी देती हूँ, तो डिपेंड करता है। ऑल डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू ओके। पेशेंट। और कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जो नहीं खाने होते? बेसिकली फ्रूट सब खा सकते हैं, सीजनल वाले। ये नहीं कि आप मार्च के महीने में मैंगो खाना शुरू कर दें। आपको देखना पड़ता है, कार्बाइड वाला फ्रूट बिल्कुल नहीं खाएं, जहर है आपके लिए, ठीक है। बहुत खट्टे फल को छोड़कर सारे मौसम के फल खा सकते हैं जो आपके एरिया में लोकली अवेलेबल है। राइट। और कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी आप सजेस्ट करती हैं? जी, ड्रिंक्स हम सुजेस्ट कर सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स कि कौन सा मुझे इनको प्रोबायोटिक देना है। राइट, जी, प्रोबायोटिक्स लिए जा सकते हैं बिल्कुल इसमें। लिए जा सकते हैं। अब क्यों होता क्या है कि गठिया के पेशेंट्स को वात का रोग है। वात के रोगियों को फर्मेंटेड फूड बहुत ध्यान से देना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर शरीर के लिए मैं कौन सा वाला दे सकती हूँ।